चलिए फ्रेंड्स शुरू करें। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। शुरू करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने 1% कंपनी के बारे में कुछ चर्चा करी हुई थी, इफ यू रिमेंबर। सो व्हाट इज 1% कंपनी बच्चों? ऐसी कंपनी जिसके अंदर ओनली 1% क्या होता है, मेंबर होता है। लेकिन 1% कंपनी के साथ हमको कुछ एडिशनल बातें हैं जो कंप्लाई करनी होगी। जैसे 1% कंपनी में कंपलसरी क्या होना चाहिए, एक नॉमिनी का होना बहुत जरूरी है। जो नॉमिनी उस मेंबर के डेथ या उसके इनकैपेसिटी पे क्या बन जाएगा, उस कंपनी का मेंबर बन जाएगा। लेकिन उसको अपॉइंट करने से पहले हमको उसका प्रायर कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। If I want to appoint nominee at the incorporation, I have to file form number INC 32 एंड उसका कंसेंट फॉर्म नंबर INC 3 जाके आरओसी को दूंगा। आरओसी मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देगा। सही बात है। क्या ये नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है? द आंसर इज यस। तो जैसे उसने विड्रॉ किया, उसने कंपनी को बताना है और मेंबर को बताना है। मेंबर ने अगले 15 दिन में नया नॉमिनी अपॉइंट करना है और नए नॉमिनी का कंसेंट INC 3 में ले लेना है। और वो कंपनी जाके आरओसी को बताएगी विद इन 30 डेज विद द INC 4 एंड INC 3। INC 4 में आप इंटीमेट करेंगे नॉमिनेशन चेंज हो चुका है। सही बात है। क्या मेंबर भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है? यस। तो मेंबर ने जाके कंपनी को बताना है, कंपनी ने आगे आरओसी को बताना है। जब मेंबर नया नॉमिनी लेके जाएगा, INC 3 में कंसेंट लाएगा और कंपनी आरओसी को बताएगी इन फॉर्म नंबर INC 4 अलॉन्ग विद INC नंबर 3। क्या मेंबर मर सकता है? यस। क्या मेंबर इनकैपेसिटेट हो सकता है? यस। तो क्या नॉमिनी उस कंपनी का मेंबर बन जाएगा? यस। तो नॉमिनी जो मेंबर बन चुका है उसने नए नॉमिनी को अपॉइंट करना है इन फॉर्म नंबर INC 3 जो कंसेंट उसने लिया होगा, और जाके 30 दिन में आरओसी को बताना है इन फॉर्म नंबर INC 4 एंड INC 3 जो कंसेंट वाला फॉर्म है साथ में लेके जाएगा। सही बात है। ये थे अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी एंड विड्रॉल ऑफ नॉमिनी, चेंज इन द नॉमिनी और नॉमिनी बिकम्स मेंबर। फिर क्या होगा? फिर हमने चर्चा करी थी कि ये ओपीसी जो है वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। बताएंगे क्या कोई ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है? नहीं। क्या कोई ओपीसी एनबीएफसी का काम कर सकती है? नहीं। क्या कोई नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है वो किसी भी इंडियन ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बन सकता है? यस। क्या उसमें रेसिडेंशियलशिप की कोई रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो। क्या कोई माइनर किसी ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बनेगा? नहीं। क्या कोई माइनर किसी ओपीसी का बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है? द आंसर इज नो। एक पर्सन कितने ओपीसी में मेंबर बन सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? ओनली वन। एक मेंबर कितने ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? ओनली वन। लेकिन क्या एक इंडिविजुअल एक ओपीसी में मेंबर और एक दूसरे ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है? यस। लेकिन जिस कंपनी में वो नॉमिनी है, अगर उसका मेंबर मर गया तो उस कंपनी में वो क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। तो दो ओपीसी के मेंबरशिप उसने होल्ड कर लिए। तो बताएंगे क्या करना है। तो 180 दिन के अंदर उसने ये चूज कर लेना है कि वो कौन से ओपीसी में अपना मेंबरशिप कंटिन्यू करना चाहता है। बताएंगे क्या? इतनी सारी बातें हमने ओपीसी के रिलेटेड पढ़ी हुई थी। उसके पहले हम प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी इनकॉर्पोरेशन
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, सही बात है ना। इसी प्राइवेट कंपनी के साथ अपने पास एक दूसरी कंपनी आती है जिसका नाम क्या है बच्चों, दैट इज स्मॉल कंपनी। सेक्शन नंबर 285 में आपको स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बताया हुआ है। तो आते हैं स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85। यस, ये रहा आपका स्मॉल कंपनी, ठीक है। फाउंडेशन में स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। सी, स्मॉल कंपनी बेसिकली कौन सी कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसका, हाँ बेटा, क्या हो गया, सॉरी नहीं समझा। हाँ, हम्म, अच्छा, यू मीन टू से बिफोर अपॉइंटिंग नॉमिनी इफ सपोज मेंबर डाइज। सी, इसका जवाब मैंने परसों भी दिया हुआ था। फॉरगेट अबाउट द ओपीसी, कमिंग डाउन टू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। सपोज एक प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर वो एक 5 मेंबर है, 5 के 5 मेंबर जिंदगी नाम मिलेंगे, दोबारा के ट्रिप पे चले गए, स्काई डाइविंग, ठीक है। सब लोग प्लेन पे ऊपर चढ़ गए, प्लेन ऊपर चला गया, वो नीचे, आत्मा ऊपर, मतलब स्काई डाइविंग करते करते 5 के 5 लोग मर गए, उनका कोई नॉमिनी भी नहीं है, तो उस प्राइवेट कंपनी के साथ क्या करोगे बेटा, कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा, मेंबर किधर है काम करने के लिए, लेकिन मेंबर किधर है, कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी ना बच्चों, कंपनी बंद हो जाएगी ना। सी, होगा क्या, मेंबर तो मर चुके हैं, डायरेक्टर्स मान लो आज भी जिंदा है, अब डायरेक्टर मेंबर को तो अपॉइंट नहीं कर सकते, चलो उनको ही मेंबर ने अपॉइंट किया हुआ है हाँ कि ना, तो मेंबर तो नए, डायरेक्टर तो नए मेंबर लेके नहीं आ सकते ना, तो कंपनी चलेगी नहीं, तो कंपनी नहीं चलेगी तो उनके क्रेडिटर्स होंगे, उनका क्या होगा, उनको तो पैसे देने होंगे ना, क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी है। सपोज आज ईपीए मैंने इसी दिन पे बंद कर दिया, हम जिंदा है, लेकिन मान लो हमने बंद कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, हमने ये पूरा प्रीमाइसेस रेंट पे लिया हुआ है, तो इस महीने का भाड़ा कैसे देंगे हम लोग। मान लो हमें कोई नोट्स मंगवाए थे नए बैच के लिए प्रिंटिंग प्रेस से, तो उसका भी पैसा हमको देना बकाया है, इलेक्ट्रिसिटी ये वो, तो कम, अगर मान लो हमने किसी बैंक से लोन भी लिया होगा तो उनके पैसे देंगे कैसे, तो ये लोग बॉम्ब मारना शुरू करेंगे, हो जाएंगे कोर्ट में, या फिर वो बॉम्ब मारने से पहले डायरेक्टर ये सोचेंगे चलो मेंबर मर चुका है, अब कंपनी वाइंडिंग अप का सिचुएशन आ चुका है, सीए फाइनल में पढ़ेंगे ये वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी की सिचुएशन, कौन कौन से सिचुएशंस में कंपनी वाउंड अप हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी को वाउंड अप करेंगे, डायरेक्टर्स अप्लाई करेंगे वाउंड अप करो, तो एक पर्सन आएगा कोर्ट के द्वारा जो एसेट्स लायबिलिटी को क्या करेगा, वैल्यू करेगा, एसेट बेचेंगे, लायबिलिटी लेके आएंगे, उसको सेट ऑफ करेंगे, बचा हुआ पैसा अगर कोई मेंबर के नॉमिनी है तो उनको देंगे, नहीं है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट में जमा कर देंगे, आईपीएफ जो गवर्नमेंट का फंड है उधर दे देंगे। तो अगर प्राइवेट कंपनी में सारे मेंबर मरने के बाद ये होता है तो ओपीसी के साथ क्या होगा, वही तो होगा। ओके, डाउट बड़ा लॉजिकल है, लेकिन सबको मारना थोड़ा, ठीक है, क्लियर बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से, स्मॉल कंपनी, सी, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है, स्मॉल कंपनी मींस कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, माने ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब वो कंपनी क्या होगी बच्चों, प्राइवेट कंपनी होगी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल which does not exceed 50 lakh rupees or such amount as may be prescribed, जो हायर होगी। now you tell me, as may be prescribed मतलब किधर, अरे श्योर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल्स में बताता है, और रूल्स में कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 4 करोड़, सही बात है। अच्छा, ये रूल मैंने नीचे दिया हुआ है, जरा पढ़ना रूल क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 1 के लिए ऑफ 85 ऑफ सेक्शन नंबर 85 मतलब 285 ऑफ सेक्शन नंबर 2, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शाल नॉट एक्सीड ₹4 करोड़, टर्नओवर करिए 40 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो पब्लिक नहीं है, जो प्राइवेट है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, या इसके जगह पे कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब की जा सकती है, जो आज के दिन पे हमने कितना प्रिस्क्राइब किया बच्चों,
4 करोड़, ठीक है बच्चों। एंड मतलब साथ में, दोनों कंडीशन म्यूचुअली इंक्लूसिव है, और होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड होगा तो दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर दोनों कंडीशंस को साथ में कंप्लाई करना होगा। एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, यानी कि टर्नओवर कितना नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और सच हाइयर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, वो कितना होगा, 40 करोड़। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर क्लॉज नंबर 2, सब क्लॉज नंबर 2 हमने कितना कर दिया है, 40 करोड़। सही बात है। तो बताएंगे मुझको, आज किसी भी कंपनी को स्मॉल कहने के लिए मेरा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कितना होना चाहिए? पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 4 करोड़, और टर्नओवर 40 करोड़। ऐसा है कि ऐसा है? ये सही है? आर यू श्योर? मतलब किसी भी प्राइवेट कंपनी का अगर टर्नओवर 4 करोड़ हुआ, सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ हुआ, तो स्मॉल है कि नहीं? मतलब 4 करोड़ चलेगा, 4 करोड़ चलेगा कि उससे कम ही होना चाहिए? चलेगा, 4 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उस कंपनी को क्या कहेंगे, स्मॉल। हाँ, लेकिन बेसिक लिमिट कितना है बच्चों, 50 लाख और 2 करोड़ रुपए, लेकिन वो लिमिट अभी बढ़ा चुके हैं, 4 करोड़ तक जा चुका है। 50 लाख का पेड अप कैपिटल का लिमिट 4 करोड़ तक चला गया है, और टर्नओवर का 2 करोड़ का लिमिट 40 करोड़ तक जा चुका है। ठीक है, ये तो क्लियर है, लेकिन मेरा डाउट तो कुछ और ही है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि 50 लाख और 2 करोड़ का लिमिट आप आगे बढ़ा सकते हो, हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन वो हायर अमाउंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि रिस्ट्रिक्टिव लिमिट लगाया हुआ है। तो ये पढ़ के आप मुझको बताना, आज सेंट्रल गवर्नमेंट पेड अप कैपिटल का लिमिट 50 लाख से बढ़ा करके कहां तक लेके जा सकती है? आर यू श्योर? क्या सरकार इसमें 8 करोड़ बोल सकती है, 9 करोड़ बोल सकती है, 10 करोड़ बोल सकती है, 11 करोड़ बोल सकती है? नहीं बोल सकती। सही बात है। कई बार मेजॉरिटीली हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब में मैक्सिमम कैप नहीं होता है, लेकिन जहां पे लगाया है समझो आपको उसी औकात, सॉरी लिमिट में रहना है। अरे समझे क्या? सेम टर्नओवर का लिमिट कितना है, बेसिक 2 करोड़, कितना बढ़ाया है, 40 करोड़। कहां तक लेके जा सकते हैं? 100 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, यानी कि 80 करोड़ कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 110 कर सकते हैं? नहीं, बढ़ा करके यहां तक लेके जा सकते हैं। पहले मतलब 2-3 अटेम्प्ट पहले ये लिमिट 2 करोड़ और 20 करोड़ था, ठीक है। अब उसको बढ़ा करके 440 कर दिया, हो सकता है अगले 2 सालों में उसको 660 कर दे। अच्छा, जरूरी नहीं है ना कि पेडअप और इसको उसके प्रोपोर्शन में बढ़ाना है, हो सकता है पेडअप कैपिटल का बढ़ा दे, टर्नओवर को उतना ही रख दे। आई बात समझ में? तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल कंपनी कहेंगे। लेकिन सर ठीक है, ये तो समझ गए कि ऐसी कोई भी कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और साथ में उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 40 करोड़ या फिर उससे कम, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, स्मॉल कंपनी कहेंगे। लेकिन स्मॉल कंपनी कहेंगे क्यों? क्यों कहेंगे स्मॉल? तो दिखने में स्मॉल है इसलिए क्यों कहेंगे स्मॉल? ऐसे सर, हाँ तो ठीक है ना, वेरी गुड। देखो घर में ना आप ही छोटे हो या फिर आपसे भी कोई छोटे हैं? कितने लोग हैं घर में छोटे हैं?
मेजोरिटी लोग हैं। अच्छा, बड़े भाई बहन कितने लोग बड़े बड़े लोग हैं घर में? बड़े आप कितने लोग हैं जो खुद छोटे हैं वो बताओ? खुद छोटे हैं, खुद खुद छोटा है। अच्छा, आप अकेले हो? और कितने लोग हैं जो बड़े हैं घर पे? बड़े हैं। अच्छा ठीक, आप बड़े हो। अच्छा ठीक है, ठीक। तो जो छोटे लोग हैं ना वो थोड़ा समझेंगे। क्या आपको घर में थोड़ा प्रिविलेज मिलता है कंपेयर टू योर सीनियर्स एट होम? बड़े भाई या बहन से आपको थोड़ा प्रिविलेज मिलता है, नहीं मिलता है? मतलब आपने एक गलती एक्स्ट्रा कर ली तो ठीक है, छोटा है छोड़ दो। हाँ, डांट तो बड़े भाई या बड़ी बहन को ही पड़ी होगी। तुला कळत नाही का? मान लो तुम साथ में खेल रहे हो और तुम दोनों ने गलती किया, तो ज्यादा मार किसको पड़ती है बताओ? बड़े को कि छोटे को? बड़े को पड़ती है। छोटे को मिलती है लेकिन इतनी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? बिकॉज वो छोटा है ना, कंसिडर करते चलो गलती हो भी गई तो कोई चिंता नहीं, उसके उसके हिस्से का मार तुमको, जो बड़ा है उसको मिल जाती है। हाँ कि ना बच्चों? सेम कंपनीज एक्ट में भी है ना। अच्छा, मार नहीं देना है, बट स्मॉल कंपनी उसका टर्नओवर, उसका पेडअप कैपिटल छोटा, वो छोटे स्केल पे काम करता है, तो उसको हम कंपनीज एक्ट के लिस्टेड कंपनीज के प्रोविजंस को अप्लाई करने से थोड़ा सा लिबरल कर देंगे, या पब्लिक कंपनी पे जितने ज्यादा प्रोविजन अप्लाई होते हैं उससे थोड़े कम प्रोविजन अप्लाई करेंगे। सो कौन कौन से वो मीनवाइल पढ़ लेंगे। बस आप समझो कि स्मॉल कंपनी कहां क्यों है। कहने के लिए तो स्मॉल कंपनी क्या है, पढ़ के आगे निकल जाएंगे, बट व्हाई स्मॉल कंपनी भाई? क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोविजन से उसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा लिबरल कर दिया है कि आपने ये फॉलो नहीं किया तो चल जाएगा। अपना धंधा देखो भाई, छोटा है, बड़ा करने की कोशिश करो। अननेसेसरली प्रोसीजरल और लीगल कंप्लायंसेस में आप अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको ये सारी बातें कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन या स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। चेप लो पक्का। वापस एक बार, व्हाट इज स्मॉल कंपनी? ऐसी कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 4 करोड़ या फिर उससे कम, साथ में टर्नओवर 40 करोड़ या फिर उससे कम है, उसको हम लोग स्मॉल कहेंगे। एक भी लिमिट अगर हमने कंप्लाई नहीं करी तो उसको स्मॉल कहेंगे नहीं। चलो मुझको बताना फटाफट, इसको क्या हो गया भाई? ये सुबह से ऐसा हो रहा है क्या कि मेरे साथ ही कुछ ज्यादा लगा हुआ है? इसको मेरे से ज्यादा लगा हुआ है। वेरी गुड, डिलीट ही कर देता हूँ उसको। जो मेरे को पसंद नहीं करता मैं उसको जिंदगी से निकाल देता हूँ, नए लोगों को लेके आऊंगा। शायद ये मेरी सुन ले। ओके चलो एक बात बताओ मुझको, मैं कुछ केसेस बताता हूं, बताए ना स्मॉल कंपनी है कि नहीं, चलेगा? यस। तो यहां पे लिखता हूं पेडअप शेयर कैपिटल, यहां पे लिखता हूं टर्नओवर, ठीक है। कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेडअप शेयर कैपिटल है 2 करोड़, टर्नओवर है 20 करोड़। बताओ स्मॉल कंपनी है कि नहीं? आर यू श्योर? यस। कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेडअप कैपिटल है 4 करोड़, टर्नओवर है 43 करोड़। स्मॉल कंपनी है कि नहीं? आर यू श्योर? वेरी गुड। कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड, पेडअप शेयर कैपिटल है 1 करोड़, टर्नओवर है 50 करोड़। स्मॉल कंपनी है कि नहीं? क्यों? अच्छा, टर्नओवर ज्यादा हो गया इसलिए। अच्छा ओके चलो ठीक है। कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेडअप शेयर कैपिटल है 5 करोड़ और टर्नओवर है 10 करोड़। बताओ स्मॉल कंपनी है कि नहीं? आर यू श्योर? क्यों? क्योंकि उसका पेडअप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर हो गया, मतलब 4 करोड़ से ऊपर हो गया, ठीक है। अरे ये भी मुझसे प्यार नहीं करता। व्हाट हैपेंड मैन? चलिए, कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेडअप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ और टर्नओवर है 100 करोड़। बताएंगे स्मॉल कंपनी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों लिमिट जो है वो ऊपर हो चुकी है। सही बात है। कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेडअप शेयर कैपिटल है 1 करोड़, टर्नओवर है 10 करोड़। बताएंगे स्मॉल कंपनी है कि नहीं?
स्मॉल कंपनी है कि नहीं? अरे श्योर, क्यों? क्योंकि दोनों लिमिट जो है वो 4 करोड़ 40 करोड़ के अंदर आता है। कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपए और टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए। बताएंगे स्मॉल कंपनी है कि नहीं? अरे श्योर, यस। कंपनी का नाम है मान लो ए लिमिटेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 1 करोड़, टर्नओवर है 1.5 करोड़। बताएंगे स्मॉल कंपनी है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है, क्यों? अच्छा, अब ये ऑलरेडी जानते हो। बड़े सयाने हो गए बच्चे मेरे साथ रह रहे के हैं। सी मैंने यहाँ पे क्या बोला? ए लिमिटेड। तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल को देखने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा स्मॉल कंपनी क्या होनी चाहिए? एक प्राइवेट कंपनी ही होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी कभी भी क्या नहीं होती है? स्मॉल नहीं होती है। एग्जामिनेशन में सवाल आ जाएगा। Zen Limited having a paid up share capital of 1 crore, having a turnover as per the last financial year as 1.5 crore. Can you consider this company as a small company? तो आप जंग जीतने की खुशी का इजहार करते हुए 4 करोड़ 40, 1 करोड़ से 4 करोड़ से कम में 140 करोड़ स्मॉल कंपनी है। फिर आप एग्जाम सेंटर के बाहर आओगे, फिर चर्चा करोगे दोस्तों के साथ, अरे देखो स्मॉल कंपनी, कितना सिंपल क्वेश्चन आया था ना स्मॉल कंपनी पे, देखो ना ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ है ना, कम आता है, स्मॉल कंपनी है। तो बाजू वाला बोलेगा पब्लिक कंपनी है ये। अब बोले हाँ मैंने भी वही लिखा है, मतलब नहीं है वही बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर से फटा हाल है तुम्हारा, क्योंकि तुमने 5 मार्क गवा दिए जो कि तुम्हारे खुद के थे। हाँ कि ना बच्चों? तो थोड़ा सा सजग होकर के आंसर लिखेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज पे अप्लाई कर रहे हैं। ओवरऑल 360 डिग्री एनालाइज करने के बाद ही आंसर आना चाहिए, नहीं तो घाई गड़बड़ में अति घाई संकटात नहीं है। वो रोड पे बोर्ड लगते कि नहीं लगते? आवरा वेगाला सावरा स्वताला, ऐसे हाईवेज पे अपने बोर्ड पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ये ना बोर्ड पढ़े, जिंदगी में भी अप्लाई करो, नॉट ओनली ऑन द हाईवेज। समझे कि नहीं समझे बच्चों? पक्का? ये रहा स्मॉल कंपनी। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 4 करोड़। टर्नओवर ये एंड होना चाहिए कि और होना चाहिए? अच्छा, बेसिक लिमिट कितना है बच्चों? 50 लाख और 2 करोड़। कितना बढ़ सकता है? 10 करोड़ और 100 करोड़। लेकिन अभी है कितना? बस इतना। और ये कंपनी कौन सी होनी चाहिए? कोई भी प्राइवेट कंपनी। तो इस कंपनी को क्या कहेंगे? स्मॉल कंपनी। क्या कहेंगे? 4 करोड़ 40 करोड़। याद होना, वो अपने हेरा फेरी मूवी देखा है क्या? देखा आपने? हेरा फेरी मतलब फिर हेरा फेरी, उसमें एक तोतला सेठ होता है कि नहीं होता है? वो तोतला सेठ तोतली जबान में बात करता है, शायद उसको कुछ 20 लाख रुपए देने होते हैं, है कि नहीं? तो वो तोतला सेठ क्या बोलता है? 20 लाख दे मेरे, 20 लाख। तो बाबू बोलते हैं पकड़ रहे मेरे को, इसको 20 लाख देता है मैं, उसको लगता है लाख देने, वो बोला लाख की बात कर रहा है कि नहीं? तो बोलते हैं मेरी नकल तलता है। तो बोलते नहीं, नकल नहीं तलता है, इसका बाप भी तोतला था। ये और इसका बाप गाना गाते थे, गाता लहे मादा दिल, है कि नहीं? तो उसका जो 20 लाख वाला जो डायलॉग है ना, ये जब भी मैं पढ़ता हूं ना मेरे को याद आता है। तो अगर तोतला सेठ आपको स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन सिखाएगा तो कैसा सिखाएगा? ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो? चाल नहीं, ताल तलोल। 4 कैसे बोलेगा? 4 बोल सकते हो, करोड़ नहीं बोल सकता। बताओ ये कौन सा तोतला है? हाँ? सेमी तोतला है क्या? सेमी अंग्रेजी होते लोग। क्या बोलेंगे? ताल तलोल। क्या बोलेंगे? और जिसका टर्नओवर कितना है? ताली तलोल। क्योंकि वो बोलने का तरीका भी अलग है, वो उसे 20 लाख नहीं बोलता है, 20 लाख दे, वैसे ताली तलोल। क्या बोलना? तो बताओ, कोई भी किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी तोतला सेठ के जबान में कैसे कहेंगे? ताल तलोल। जोर से बोलो। अरे पहले ताल तलोल बोलने था, बोलो। किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी कहने के लिए क्या क्राइटेरिया है? पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए? शर्माओ मत, मेरे से शर्माने को कोई मतलब नहीं है, समझे? रिजल्ट के बाद शर्माने की नौबत ना आ जाए बस।
ये इंटेंशन याद रखो, तो वहां पे मुंह छुपाने की नौबत ना आ जाए आपको। इधर जितना चाहे पागलपंती कर लो, ये चार दीवारों के बाहर कोई नहीं देख रहा है आपको। समझे नहीं समझे? ठीक है, इधर मेरे को दुनिया दिख रही फिर भी मैं हरकतें ऐसी कर रहा हूँ। तुमको तो कोई देख भी नहीं रहा है। ठीक है, चलो बताएंगे मुझको। अगर किसी भी कंपनी को स्मॉल कंपनी कहना है तो क्या क्राइटेरिया है? पेड अप कैपिटल कितना है, और टर्नओवर 40 तलोल। तो क्या कहेंगे? स्मॉल कंपनी। क्या कहेंगे? याद हो जाएगा। बैठे बैठे घर पे रिवीजन हो, ताल तलोल ताली तलोल। मान लो टीवी पे मूवी चल रहा है, फिर रहा है, फिर उसको बोले 20 लाख नहीं, ताल तलोल। घर वाले बोले नहीं, रिवीजन चल रहा है। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन। ओके बच्चों, स्टार्ट राइटिंग। सेक्शन 285 स्मॉल कंपनी, ये लिखो। ऑनलाइन बच्चे आप भी कॉपी करेंगे फटाफट, झटपट पटापट। नोट्स लिहा चटात सट। हाँ तो क्या लिखेंगे?
यस माय डियर फ्रेंड्स, इज इट ओवर? आगे बढ़े क्या? चलिए बच्चों, आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, फटाफट फिनिश करेंगे। सी यहां से कौन कौन सी कंपनी हो चुकी है, जरा मैं टिक कर दूं। ये हुआ है, अरे इधर बोर्ड पे ध्यान दो रे। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अदर्स कहाँ? अदर्स मतलब क्या? अदर्स मतलब वही ना, ओपीसी स्मॉल करके बाकी प्राइवेट कंपनीज। अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये हुआ होल्डिंग सब्सिडरी। नहीं हुआ, पढ़े इसको? पढ़े क्या? चलिए अब बात करते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन नंबर 246 287। अच्छा एक बात बताओ ना, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर बताओ। 268। और पब्लिक का, स्मॉल का 285। कितना? 285। याद रखना सेक्शन नंबर, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल। अब आगे ये होल्डिंग सब्सिडरी का भी याद रखो, ठीक है? एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी, दूसरी होती है सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी 246, सब्सिडरी कंपनी 287। 246 287। अभी स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिखा ना आपने, उसमें 285 लिखो। फिर नहीं लिखा है तो लिखो, लिखा है तो छोड़ दो। ओके बच्चों, 246 287। ओके बच्चों, तो आते हैं डेफिनेशन ऑफ ए होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, जरा पढ़ना, पढ़ो ना। मतलब क्या बोला हुआ है कि किसी और कंपनी के रिलेशन में होल्डिंग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो उन कंपनीज को सब्सिडरी कंपनी बना चुका है। वाह, मतलब बाप को बाप तभी कहेंगे जब उसके बच्चे होंगे। यही बोला ना कि बच्चों के रिलेशन में होल्डिंग कंपनी का मतलब तब होगा जब ये उसके बच्चे हैं। इन रिलेशन टू अदर कंपनी, दूसरे कंपनी के रिलेशन में ये कंपनी होल्डिंग है कि नहीं कब मानेंगे? मींस अगर इस कंपनी के लिए ये कंपनी क्या है? सब्सिडरी है, तो इसको क्या कहेंगे? फिर सब्सिडरी का डेफिनेशन क्या होगा? इस रिलेशन में अगर ये इसके बच्चे हैं तो वो उसका ये इसका बाप है तो वो उसके सब्सिडरी। ये बाप बच्चा बच्चा पाटिल इज कंट्रोलिंग हर लाफ्टर। इतना छोटा सा डेफिनेशन है, यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म होता है, फिर इसके क्वेश्चंस आते हैं, बस इतना। लगभग 2 पन्नों तक ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है बच्चों? सिंपल है, एकदम सिंपल है। व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी? सी पे अटेंशन, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी, इसका मतलब आप चाहे सब्सिडरी कंपनी बोलो के सब्सिडरी बोलो, बात तो सेम ही है। तो सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी के रिलेशन में, यानी कि कौन सी कंपनी? होल्डिंग कंपनी। मींस द कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, मतलब ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी ने कुछ किया हो। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपनी में किसी होल्डिंग कंपनी ने ये 2 काम किए हैं तो जिस कंपनी में ये होल्डिंग हुआ है उस कंपनी को क्या कहेंगे? सब्सिडरी कहेंगे। और दोनों कंडीशंस म्यूचुअली इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों में से कोई भी एक चलेगा, मतलब दोनों में से एक भी काम कर लिया तो वो आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, क्या काम करना है? नंबर 1, कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब आज सुनिए, ये कंपनी है एच लिमिटेड, ये कंपनी है एस लिमिटेड। अगर इस एस लिमिटेड में एच लिमिटेड ने क्या किया हो?
कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ, कम ऑन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एच लिमिटेड को क्या कहेंगे? होल्डिंग, और एस लिमिटेड को क्या कहेंगे? सब्सिडरी कंपनी। जेप्ल का अगर एच ने एस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन पे कंट्रोल रखा है। नाउ क्या आपको डाउट नहीं है सर हाउ टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। तो मैंने कहा था ना आपसे कि अगर आज आप कंपनीज एक्ट को पढ़ रहे हो और आपको किसी वर्ड, किसी सेंटेंस, किसी फ्रेज का मतलब नहीं समझ रहा है, तो प्रोबेबली उस एक्ट के, उस प्रोविजन के, उसी एक्सप्लेनेशन में आपको उसका मीनिंग बताया होगा। अगर वहां नहीं दिया है तो आप सेक्शन नंबर 2 में आकर के उसका मतलब ढूंढ सकते हो। तो कभी भी कोई भी एक्ट, कंपनीज एक्ट नहीं, कोई भी एक्ट पढ़ने के टाइम पे किसी वर्ड में आप अटक जाओ तो ये जरूर चेक करना कि उसी सेक्शन के नीचे उसके एक्सप्लेनेशन में इस वर्ड का मतलब दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो वहां से उसका मतलब उठा लीजिएगा। ओके बच्चों, और अगर नहीं दिया होगा तो सेक्शन 2 में आके देखना। तो सेक्शन 2 में भी नहीं दिया होगा तो रुको जरा, सब पता चलेगा कि कहां जाके मतलब ढूंढना है। ठीक है बच्चों, चलिए। सो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? ए कंपनी शाल बी डीम टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल्स ईदर वन और टू ऑफ द अनदर। मतलब पहले एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया कि 1 और 2 दोनों में से कोई भी आपने काम कर लिया तो होल्डिंग सब्सिडरी बन जाता है। मतलब और का मतलब बता रहे हैं कि क्लैरिफाई कर रहे हैं आपसे। दूसरा, what do you mean by controlling the composition of board of directors? It means shall be deemed to be control, the composition of board of directors is shall be deemed to be control करेंगे, ऐसा कब मानेंगे? by another company if that other company, मतलब H ने S के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन पे कंट्रोल किया है, मतलब उनके पास कुछ ऐसा पावर है जिस पे उनके कहने पे, उनकी इच्छा पे, डिस्क्रिशन पे दे कैन, कौन? एच लिमिटेड कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि अगर एच लिमिटेड, इधर लिखूं मैं, इफ एच लिमिटेड कैन अपॉइंट और क्या बोलो? रिमूव, क्या? ऑल और मेजॉरिटी, क्या? मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो वी कैन से एच लिमिटेड इज कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन, कि डायरेक्टरशिप के कॉम्पोजिशन, कितने लोग होंगे, उनको किस किस को अपॉइंट करना है, किसको निकालना है, अगर ये पावर एच के पास है। क्या समझे बच्चों? मतलब एस लिमिटेड में सपोज 10 डायरेक्टर होने चाहिए, तो 10 में से 6 डायरेक्टर अगर एच लिमिटेड अपॉइंट कर सकता है या उनको निकाल सकता है, या 10 के 10 डायरेक्टर एच ही अपॉइंट करेगा या उसको निकालेगा, ये पावर अगर एच के पास है, किसी भी एक तरीके से, किसी भी तरीके से एच के पास वो पावर चला गया है, बी इट द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, बी इट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स या कॉमन डायरेक्टर्स, मतलब एच के डायरेक्टर्स ही एस के डायरेक्टर है। तो एच के डायरेक्टर्स तो किसने अपॉइंट किया? एच के मेंबर्स ने अपॉइंट किया। तो अगर उन मेंबर्स का एच के अंदर जो डायरेक्टर्स है उन पे भरोसा है, तो वो एस के भी डायरेक्टर्स वही अपॉइंट करेंगे, क्योंकि कॉमन मेंबर्स है, इधर एच के और एस के कॉमन मेंबर्स है, तो डायरेक्टर्स एच के और एस के सेम ही होंगे ना, ऑल और मेजॉरिटी। तो किसी भी तरीके से, तरीका जिस भी तरीके से पावर आया हो, लेकिन अगर ये पावर है, क्या पावर है? ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर किसके पास है?
एच के पास है, किसका? एस लिमिटेड का। तो हम एच और एस के बीच के रिलेशन को क्या नाम देंगे? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। जेपल का पक्का? ये पहला तरीका है, एक तरीका नंबर 1 वाला। लिखते हैं और क्या बोला है? नंबर 2 ऊपर आता हूं। और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल, मतलब एक्सरसाइज करते या कंट्रोल करते क्या? मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन, खुद से, या टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, खुद से या अपने किसी और सब्सिडरी के थ्रू, एस लिमिटेड में मोर देन 1/2 के टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता है। बताएंगे मुझको क्या लिखूंगा मैं? दैट दे होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मोर देन और इक्वल टू या मोर देन? मोर देन। मोर देन 1/2 मतलब कितना? 50% से ज्यादा। आर यू श्योर? मतलब लगभग 51%। आर यू श्योर? पक्का? पक्का? चलिए तो सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे। मान लो एस लिमिटेड के पास 100 वोटिंग पावर्स है। कितने? तो हाउ मच वोटिंग पावर एच शुड होल्ड सो दैट आई कैन कॉल मेजोरिटी मोर देन 1/2 एच के पास? आर यू श्योर? 51 मस्ट बी हेल्ड बाय एच लिमिटेड। सपोज एस लिमिटेड के पास 200 वोटिंग पावर है, तो एच के पास कितने नंबर ऑफ वोट्स होनी चाहिए? 101 वोट्स होनी चाहिए। आर यू श्योर? वेरी गुड। अगर एस लिमिटेड के पास 300 वोटिंग पावर है, तो एच के पास कितने नंबर ऑफ वोट्स होनी चाहिए? 151 वोटिंग पावर्स। वेरी गुड। अगर एस लिमिटेड के पास 400 वोट्स है, तो एच के पास कितने वोटिंग पावर आनी चाहिए? 201 होनी चाहिए, तब कहेंगे मोर देन 1/2 है। अगर एस लिमिटेड के पास 1230 वोटिंग पावर है, तो बताएंगे एच के पास कितने वोट्स आने चाहिए? 616। आर यू श्योर? पक्का? चलो आप मुझको इसका परसेंटेज बताना जरा। टेल मी द परसेंटेज। पहले मैं बताता हूं 51%। फिफ्टी पॉइंट जीरो या 5? 50.50 ना? 50.33? 50.25? और ये 50.08? अरे श्योर? तो आप मुझको बताएंगे मोर देन 1/2 मतलब कितना? 51%, और इट एक्चुअली मीन्स मोर देन 50%। तो ये 51% क्या बोला फिर आपने? नंबर क्रंचिंग में बड़े आप सयाने हो ना, नंबर के साथ खेलते रहते हो हमेशा। नलायको गणित है ये, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 50 और 51 में अनगिनत नंबर होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमको? तो 50.5% हुआ, तो मोर देन 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? 51% नहीं बोलना, क्या बोलना? मोर देन 50%, यानी कि मोर देन 1/2। मोर देन 1/2, मोर देन 50% कैन नॉट बी 51% ऑलवेज। क्या समझे बच्चों? तो बताएंगे मुझको, अगर एस लिमिटेड के पास कुछ वोटिंग पावर्स है, उनमें से कितने एच के पास होने चाहिए? मोर देन 1/2। जिप्ल टू कॉल इट एज टू एक्सप्लेन मोर देन 50% बोल सकते हो, बट एग्जाम में क्या लिखने का? मोर देन इक्वल टू है क्या? मोर देन 50%, मतलब 50% से ऊपर ही होना चाहिए। चलिए, नाउ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज अ वोटिंग पावर, इफ आई कॉल इट एज अ शेयर्स, कि एस लिमिटेड के पास 100 शेयर्स है, 200 शेयर्स है, 300 शेयर, 400, 1230 शेयर्स है, तो instead of calling as a voting power, I call it as a shares. Does it make any difference or not? Difference है, स्पेलिंग में डिफरेंस है सर।
मतलब व्हाट आई मीन टू आस्क यू कि यहां पे मैं टोटल वोटिंग पावर की जगह पे इफ मैंने कहा टोटल शेयर कैपिटल, तो ये एक ही है कि अलग अलग है? अलग है, क्यों? क्या बात कर रहे हो, शेयर से वोटिंग नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? तो ऐसे कंपनी के शेयर्स परचेस करेगा जिसमें वोटिंग ही नहीं तुझको? प्रेफरेंस शेयर को भी वोटिंग मिलता है ना? मिलता है रे, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग मिलता है, बस उनके वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। बट टोटल वोटिंग पावर जब कैलकुलेट करते हैं ना, उसके अंदर प्रेफरेंस के प्रोपोर्शनेट वोटिंग काउंट किए जाते हैं। कि कोई भी रेजोल्यूशन, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन नॉट वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन, दे कैन वोट ऑन द रेजोल्यूशन विच इट इज अफेक्टिंग दैम। जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, ये रेजोल्यूशन आया तो उस पर प्रेफरेंस शेयर भी वोट करेंगे ना। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज मान लो कंपनी को अगर कोई लोन लेना है, तो हमने पेड अप शेयर कैपिटल वालों को पूछना है, तो पेड अप कैपिटल में प्रेफरेंस भी आता है ना। सी व्हेनेवर कॉल एज अ पेड अप शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आते हैं। तो व्हेन आई से 75% पेड अप शेयर कैपिटल का मुझको कंसेंट चाहिए, इसका मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को काउंट करना है। जब मैं कहता हूं पेड अप इक्विटी कैपिटल, तो खाली और खाली इक्विटी को ऐड करना उसमें, समझे? जब मैं पेड अप शेयर कैपिटल कहूंगा, जैसे अभी स्मॉल कंपनी देखा हमने, तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल का कंडीशन था, उसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों काउंट करने 4 करोड़ में। तो वोटिंग में प्रेफरेंस इक्विटी दोनों आएंगे ना बेटा, और प्रेफरेंस वाले को वोटिंग का अधिकार होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में होता है। लेकिन जब वो केस आएगा ना, उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का जोड़ के टोटल वोटिंग पावर देखा जाएगा। यहां पे जब मैं एस लिमिटेड के टोटल वोटिंग पावर की बात करता हूं, उसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों काउंट करके बोलता हूं कि इतना है, इसमें से मोर देन 1/2 उसके पास होना चाहिए, चाहे वो इक्विटी से आए चाहे प्रेफरेंस से आए। हाँ बेटा। अच्छा, ये क्या बात होती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है? अच्छा, मतलब सर ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कंपनी में आपने 10 शेयर लिए तो आपको 1 वोट मिलेगा? यूजुअली क्या होता है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। सपोज आपने किसी कंपनी में 100 शेयर्स लिए तो आपको कितने वोट मिलेंगे? जोर से बोलो। अगर आपने किसी कंपनी में 10 शेयर लिए तो, हाँ कि ना, इसका मतलब किसी पर्सन के पास 100 शेयर तो 100 बार हाथ ऊपर करेगा, वोटिंग में 100 बार हाथ ऊपर करेगा ना? नहीं, ये जो काउंटिंग है ना बच्चों, ये ऑन पोल होता है। वोटिंग हो सकता है शो ऑफ हैंड से भी। जब शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग होता है ना, तो 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। जैसे ए मेरे मेंबर, सारे मेंबर से कंपनी लोन लेगी कि नहीं लेगी, ये मैंने प्रस्ताव आपके सामने रखा। जब भी वोटिंग होगा, पहले शो ऑफ हैंड्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आसान है, फटाक से हो भी जाता है। तो यहां पे हर एक इंडिविजुअल ने कितने शेयर्स होल्ड किए वो मायने नहीं रखता है, समझे? हर एक पर्सन जो हाथ ऊपर करेगा वो उसका वोट काउंटिंग एक ही होगा। वैसे मान लो पाटिल ने 100 शेयर होल्ड किए और विजू ने 1000 शेयर होल्ड किए। विजू बता कंपनी लोन ले कि नहीं ले, क्या लगता है तुझको? मैं बोल रहा हूँ हाँ कंपनी वोट ले, कितने लोग इसके साथ सहमत है, हाथ ऊपर कर। नहीं, ये नो बोल रहा है। पाटिल लेंगे तो बताएंगे मुझको लोन लेना है कि नहीं लेना है, पता ही नहीं कर सकते, बिकॉज एक वोट फेवर में एक वोट अगेंस्ट में आ चुका है। विजू बोल रहे नहीं सर नहीं लो, मेरे 1000 शेयर से, पार्टी के तो 100 ही शेयर है। नहीं बेटा, शो ऑफ हैंड्स पे एवरीवन इज इक्वल। तो ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, इसलिए पोल डिमांड करेंगे। व्हाट इज पोल? पोल मतलब हर एक को बैलेट पेपर दिए जाएंगे, बैलेट पेपर जिसमें वो वोट देंगे यस और नो।
हर एक बैलेट पेपर पे उस मेंबर का नाम होता है, क्योंकि हर एक बैलेट पेपर हर एक इंडिविजुअल मेंबर के नाम पे प्रिंट होके आता है। उसमें उसने कितने शेयर्स होल्ड किए हैं, उसके कितने वोटिंग पावर, वो लिख के आता है। ठीक है, जैसे मान लो ये बैलेट पेपर है, मान लो ये वीजू का बैलेट पेपर है, तो नाम आता है वीजू। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स 1000, 1000 नंबर ऑफ वोट्स 1000। ठीक है, ये काउंट, ये प्रिंट होके आता है। फिर इसमें आएगा यस, इसमें आएगा नो। तो वीजू ने बोला हाँ, मान ले हाँ बोल दिया, तो वीजू क्या करेगा, उसको फोल्ड करेगा और वो बैलेट बॉक्स में डाल देगा। फिर जो स्क्रूटिनाइजर्स होते हैं, स्क्रूटिनाइजर्स ये कंपनी के लोग नहीं होते, डायरेक्टर्स नहीं होते, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं। जो स्क्रूटिनाइजर्स होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं किसने क्या वोट किया हुआ है, तो स्क्रूटिनाइजर बैलेट बॉक्स को उठाएंगे, यहां से बैलेट पेपर निकालेंगे और देखेंगे, अच्छा वीजू ने क्या हाँ बोला क्या, तो यस में 100 लिखेंगे। सेम मान लो पाटिल का है, तो पाटिल ने मान लो 100 शेयर होल्ड किए, तो पाटिल का सेम बैलेट पेपर है, पाटिल ने नो पे टिक किया, तो बैलेट पेपर उठाएंगे, एक बैलेट पेपर निकालेंगे, ओपन करेंगे, अच्छा पाटिल ने नो बोला, तो 9 में 1000 है ना, सॉरी 9 में 100 लिखेंगे। ऐसे करके कुछ मेंबर हाँ ना हाँ ना हाँ ना करके फिर एट द एंड नंबर ऑफ वोट्स काउंट होंगे। तो सपोज एट द एंड जो वोटिंग है वो ऐसा है, हाँ में 7561 और नो में 2340। फिर देखेंगे मोर देन 3 टाइम्स ऑफ वोट अगेंस्ट, सिंपल मेजोरिटी, फिर वो काउंट होगा, फिर वो रेजोल्यूशन पास होगा। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं बैलेट पेपर पे ऑन पोल, पोलिंग पे वोट करना। पोल पे चढ़ के वोट नहीं करना है, ऑन पोल मतलब, बोले ऑन पोल मतलब सर पोल पे चढ़ के वहां से चिट्ठी डालना, कोणाचा नेम लागते बघू। ऑन पोल का मतलब होता है कि पोलिंग पे वोट करना। पोल, पोल मतलब कि लोगों का कहना, उनके ओपिनियंस हम सबके सामने नहीं रखेंगे, उसको बैलेट पेपर के द्वारा करवाएंगे। समझे बच्चों? और फिर आपको लगेगा, विजू बोलेगा सर मी तर होय म्हणलोय, मग ते कोणाला कळणार तर नाही ना वो। अरे नहीं, सीक्रेटिव होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है, वो स्क्रूटिनाइजर को ही पता है खाली, एंड ही शुड बी इंडिपेंडेंट टू द कंपनी। जैसे नॉर्मली वोटिंग होता है ना, तो दिस इज हाउ द वोटिंग ऑन पोल इज हैपनिंग। तो नंबर ऑफ वोट्स ऐसे काउंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा यूजुअली क्या होता है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, बट कुछ कंपनीज ऐसी है जिन्होंने आज तक, 2 कंपनी है, वन इज अ टाटा मोटर्स लिमिटेड बैक इन 2006 आई गेस, एंड फॉलोड बाय जैन इरिगेशन। ये 2 कंपनीज ऐसी है जिन्होंने आज तक एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया जिसका नाम है डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल मतलब एक शेयर एक वोट से अलग प्रकार का वोटिंग मिलेगा। जैसे टाटा मोटर्स ने शेयर इशू किया था, 10 शेयर ले लो, 1 वोट मिलेगा। क्या आप ऐसे शेयर परचेस करोगे? करोगे? क्यों? वेरी गुड। अरे एक जगह पे कम है तो दूसरी जगह पे ज्यादा मिलेगा ना। एक जगह पे खड्डा, दूसरी जगह पे ढीग, सृष्टि का नियम है भाई। ऐसा होगा कि एका ठिकाणी खड्डा मारला, दुसऱ्या ठिकाणी ऑटोमेटिक खड्डा झालाय ना, एक ठिकाणी ढीग ऑटोमेटिक होतो। शेयर मार्केट इसी पे चलता है, एकाचा लॉस एकाचा फायदा। सारे लोग कभी फायदे में नहीं होते शेयर मार्केट में, क्या समझे बच्चों? हाँ जी। तो तुमको अगर वोटिंग कम दिया जा रहा है तो प्रोबेबली तुमको डिविडेंड ज्यादा दिया जाएगा। उसको कहेंगे काम करते तुझको 10% एक्स्ट्रा डिविडेंड। मतलब नॉर्मली कंपनी अगर नॉर्मल शेयर पे 100 रुपए का डिविडेंड देगी, तुझको 110 मिलेगा। तो यू सी, वैसे भी आप कंपनी में नहीं जाते हो वोटिंग के लिए। अब मैं बहुत सारी कंपनी का मेंबर हूं, मैंने जिंदगी में कभी एजीएम अटेंड नहीं किया। एजीएम किधर होता है? कंपनी का रजिस्टर ऑफिस में। तो मैं कंपनी का इन्फोसिस का मेंबर हूं, तो बेंगलुरु में होता है। अब मेरा होल्डिंग है 4000 5000 रुपये होगा, जाने आने का खर्चा 10,000 रुपये हो। तो हाँ, इस बात को ओवरकम करने के लिए वो ई वोटिंग भी लेके आते हैं, बट मैंने कभी कभी ई वोटिंग भी नहीं किया। समझे? अगर आपके बैच के दौरान मुझको कोई ईमेल वगैरह आ गया वोटिंग वाला, तो जरूर लाइव वोटिंग करेंगे हम लोग कभी। अभी सितंबर में वगैरह एजीएम होते हैं, तो गुजर चुका है वो माहौल,
लेकिन अगर आया कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस मुझको मेल पे आया ना, तो मैं जरूर आपके सामने लाइव वोटिंग करना चाहूंगा, तो लाइव वोटिंग भी कर सकते हैं। बट फिर भी काम के झमेले में वो लोग भूल जाते हैं। तो मेरे को कभी बिजनेस डिसीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं था कंपनी के, क्योंकि मेरे को पता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छा अच्छा काम कर लेंगे कंपनी के बारे में। मैं किससे कनेक्टेड हूँ? दो चीजें, एक डिविडेंड कितना मिलेगा और शेयर का प्राइस कितना बढ़ेगा। तो इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिसीजन मेकिंग, व्हाई आई विल परचेज द शेयर जिसमें मेरे को डिविडेंड कम मिल रहा है। यहां पे मुझको ऑप्शन मिल रहा है ना, वोटिंग कम मिले, मैं जाने ही कहां वाला हूं मैं, लेकिन साथ में डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, इसको बोलते डीवीआर। तो जो लोग कंपनी में फाइनेंशियली ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो ये वाले शेयर परचेस करेंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि भैया तुमको एक शेयर लेने पे 10 वोट्स मिलेंगे, लेकिन डिविडेंड 50% लेस। ये कौन से लोग शेयर परचेस करेंगे? जिनको कंपनी के डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कंपनी के प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कंपनी को चलाने वाले लोग। वो बोलते हैं कि पैसा पैसा ठीक है अपने पास, है कि नहीं? पैसा ठीक है। पैसा गौरव किसको दिखाता है? आई वांट कंट्रोल ओवर द कंपनी। जो भी डिसीजन कंपनी लेगी मेरा कंट्रोल होना चाहिए। तो वो ये वाले वो वाले लोग ये वाले शेयर्स परचेस करेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लेकिन आज ये शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते। कॉन्सेप्ट है, बट गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। टाटा मोटर, जैन इरिगेशन ने जो ऐसे वाले शेयर इशू किए थे वो बायबैक भी कर लिए, दोबारा परचेस वापस भी ले लिए शेयर्स, क्योंकि अब तक इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिफिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से आए नहीं है कि इनके वोटिंग को एक्चुअली में कैसे कंडक्ट करेंगे, प्रोसेस कैसे होगा। मतलब इसके रिलेटेड जो भी नियम आने चाहिए तो वो तो आए नहीं है, या उतने ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब तक हम आपको एकदम पक्का पक्का रूल्स नहीं बताते ना कि ऐसे ऐसे करो, तब तक आप ऐसे वाले शेयर इशू मत करो, जो इशू किए होंगे उसको बायबैक कर लो। आई बात समझो बच्चों? क्लियर है? हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है ना, कॉन्सेप्ट तो है ना, निकला नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कल रिस्ट्रिक्शन निकाला तो कंपनीज डीवीआर इशू कर सकते हैं। नाउ इस कॉन्सेप्ट को हम होल्डिंग सब्सिडरी में लेके आते हैं। सी क्या सिचुएशन है, मान लेते हैं एस लिमिटेड के पास 200 शेयर है, थिंकिंग अबाउट नॉट यूजिंग डीवीआर, तो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग पावर कितने होंगे? 200 वोटिंग पावर होंगे, हाँ कि ना? ठीक है, मान लो दूसरा ऑप्शन, 200 शेयर में से 100 शेयर्स नॉर्मल वोटिंग के हैं और 100 शेयर्स डीवीआर के। डीवीआर कैसा? 1 शेयर 2 वोट्स, ऐसे डीवीआर है। ठीक है बच्चों, तो आप मुझको बताएंगे एस लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ वोटिंग पावर कितने हैं? कितने हैं? इसके 100, इसके 200, कितने होंगे? 300। तो बताएंगे एच लिमिटेड ने एटलीस्ट कितना होल्ड करना चाहिए? 151 एच ने होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट, और फिर बाकी लोगों ने 49, नहीं 49 नहीं, 149। सही बात है बच्चों। नाउ एच लिमिटेड ने होल्डिंग कैसा रखा है सुनो। एच लिमिटेड ने कंपनी के 80 शेयर्स होल्ड किए हैं जो डीवीआर से आते हैं, और 20 शेयर्स ऐसे होल्ड किए जो नॉर्मल में आते हैं। तो टोटल वोटिंग पावर कितना हुआ बच्चों? डीवीआर के कितने हो गए? 160, और नॉर्मल कितने हो गए? 20, कुल मिला कितने हो गए? 180। तो एच के पास कितने शेयर्स है? 180। अदर्स के पास कितने हैं? 20। वोटिंग पावर की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, 180 और नॉर्मल के 20, 180 हो गए, हाँ कि ना बच्चों? तो आप मुझको बताना कि एच लिमिटेड के पास जो 180 वोटिंग पावर आए हुए हैं, सॉरी 120 जो वोटिंग पावर आए हुए हैं, वो कितने शेयर्स होल्ड करके आया हुआ है? 100 शेयर होल्ड करके आया हुआ है ना। लेकिन 100 में बाइफर्केशन क्या है? 80 एंड 20। अगर ये सिचुएशन ऐसा होता कि एच के पास बस और बस डीवीआर होते हैं, कितने? 80 सपोज, तो वोटिंग पावर कितने आते हैं?
और इसके पास कितने आते हैं 100, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 80 है ना, और इसके पास कितने हैं 120 नंबर ऑफ शेयर्स है। तो अगर मैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी के रिलेशन में डेफिनेशन को वोटिंग पावर की जगह पे टोटल शेयर कैपिटल लिखता, तो क्या एच को एस की सब्सिडरी मानते, सॉरी एस को एच की सब्सिडरी मानते हैं? क्यों नहीं मानते? क्योंकि शेयर्स कम है उसके पास, एटलीस्ट 101 शेयर होल्ड करनी चाहिए थी उसने, हाँ कि ना? बट मैंने अभी क्या लिखा, मैंने लिखा टोटल वोटिंग पावर। क्या इससे एस एच की सब्सिडी बन गई है? क्यों? वोटिंग पावर ज्यादा है। सी इसका इंपैक्ट क्या है, आज हम मीटिंग में जाएंगे, एच यहां पे बैठा हुआ है और बाकी लोग वहां पे बैठे, बाकी लोग में एक कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनी है। एच ने बोला नहीं नहीं लोन लेने का नहीं, एस ने बोला लोन ले लो, डीवीआर इशू करने की बात कर रहे हैं हम लोग, बताओ लोन लेंगे नहीं लेंगे? लोन लेंगे नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? डीवीआर की इशू की बात कर रहे हैं। एच के पास टोटल वोटिंग पावर कितने हैं, वोटिंग पावर कितने टोटल 160, और बाकी लोगों के पास, तो मेजॉरिटी वोट्स किस में चले गए, यस में चले गए ना, यानी कि ले लो लोन, तो लोन लिया जाएगा। इसका डोंट थिंक अबाउट दैट एस आर एंड ओ आर, नॉर्मली समझते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसका मतलब एच के पास कम शेयर्स होने के बाद भी उसी की बात मानी जा रही है, जबकि दूसरे के पास ज्यादा शेयर्स है लेकिन उसकी बात मानी नहीं जा रही है। तो एक्चुअली में कंट्रोलिंग किसका होगा, जिसके पास ज्यादा शेयर्स है कि जिसके पास ज्यादा वोटिंग है? तो डेफिनेशन किसके हिसाब से होना चाहिए, शेयर्स के हिसाब से कि वोटिंग के हिसाब से? तो डेफिनेशन को बराबर अपडेट किया हुआ है। तो पहले शेयर कैपिटल ही था, बट डीवीआर आने के बाद ये सिचुएशन चेंज हो सकता है। सो डीवीआर आने के बाद हो सकता है जिसके पास कम नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास ज्यादा वोट हो, या ऐसे भी हो सकता है ज्यादा शेयर्स है और कम वोट्स है। तो मुझको एक्चुअली में कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर मेजॉरिटी किसके पास है ये देखना होगा, उस हिसाब से होल्डिंग सब्सिडी डिफाइन करनी होगी। तो even if here H Limited holds less number of shares but it has a more number of votes than the others, that's why in reality H Limited is controlling the S Limited by holding less number of shares, getting more number of votes, and that's why S is the subsidiary of H, H is the holding of S by the virtue of amendment in this definition by रिमूविंग द वर्ड टोटल शेयर कैपिटल एंड एडिंग द वर्ड टोटल वोटिंग पावर। भाई और बहनों बात समझे, व्हाई द डेफिनेशन इज टोटल वोटिंग पावर एंड नॉट द शेयर कैपिटल इज एब्सोल्युटली क्लियर? पक्का समझे? वापस एक बार बताएंगे मुझको किसी भी कंपनी को होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बताने के लिए क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 क्या बोलो कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन? यस, दैट इज दे कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर और बोला है ना, और मतलब चाहे तो क्या कर सकते हैं, होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और मोर देन 1/2 का मतलब क्या होता है, मोर देन 50%। और ये टोटल वोटिंग पावर क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। ओके क्लियर? 6 हाँ बेटा। सब्सिडरी के, सॉरी सब्सिडी यानी कि एस लिमिटेड की एजीएम हो रही है। अच्छा
तो उसके डिसीजंस में यही होगा ना, क्योंकि हम एस लिमिटेड के ही एजीएम की बात कर रहे हैं ना, तो एस लिमिटेड के एजीएम में एच लिमिटेड जाएगा, बाकी लोग भी जाएंगे। तो एस लिमिटेड लोन लेगी नहीं लेगी, ये डिसीजन कौन कंट्रोल करेगा? एच। तो इसलिए एच उसकी होल्डिंग है। सी वोटिंग किस पे आ रहा है? वोटिंग पावर पे आ रहा है ना। भले तेरे पास शेयर कैपिटल ज्यादा है बट वोटिंग पावर कम है ना। हाँ तो वोटिंग पावर पे ही होता है ना। जनरल मीटिंग की चर्चा कर रहे बेटा हम लोग। आज हम जनरल मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं वोट्स कैसे लूंगा? वोटिंग पावर कितना है उसके बेस पे लूंगा ना। तो शेयर होल्डिंग का कोई संबंध नहीं है, शेयर्स पे वोटिंग कितना है वो बता। तो डिसीजन हमेशा वोटिंग पे होते हैं, शेयर्स पे नहीं होते। हाँ, कब शेयर्स पे चर्चा आएगी? जब डीवीआर इशू नहीं हुआ है, वहां पे शेयर्स बोलो कि वोट्स बोलो, बात तो सेम ही है ना। मैं ये नहीं बोलता कि इसने एक शेयर दिया है, इसमें बोलते मैं इन्हें एक वोट दिया है बोलते। बात समझो बेटा, क्योंकि वोटिंग भाई वोटिंग पे ही चर्चा तो होगी ना, और किस पे होगी? शेयर्स पे तो होगी ही नहीं, जब डीवीआर होगा। और डीवीआर नहीं होगा तो शेयर बोले वोट बोले, बात तो सेम ही। ठीक है, ये मैनेजमेंट में और ज्यादा क्लियर होगा तुझको। क्लियर है बेटा? बताएंगे यहां तक सारी बातें क्लियर है? डेफिनेशन अब तक खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है बस अपनी। ठीक है, नीचे कुछ सब्सिडी वो छोड़ो। अच्छा, नीचे एक प्रोवाइजो लिखा है, जरा एक बार पढ़ लेना, बताना क्या लिखा है। जोर से पढ़ो, भूख लगा है पता है मुझको, छोड़ूंगा पढ़ने के बाद। 1 2 3 स्टार्ट। चलो, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपने जवाब देना है। ये है एच लिमिटेड, क्या ये एस लिमिटेड को अपनी सब्सिडी बना सकती है? श्योर? एस लिमिटेड एस वन को सब्सिडी बना सकती है? बना सकती है। एस वन एस टू को बना सकती है, एस टू एस थ्री को बना सकती है, एस थ्री एस फोर को बना सकती है, एस फोर एस फाइव को बना सकती है, एस फाइव एस सिक्स 7 8 9 10 11। ये देखो ये रिलेशन बन सकता है कैसे? क्यों? मैक्सिमम 2 लेयर्स। 2 लेयर्स, बताओ कौन सा लेयर? ये एक और ये एक, एस और एस वन। मतलब दिस इज द फर्स्ट सब्सिडरी, सेकेंड सब्सिडरी, इसके आगे नहीं, इसके आगे नॉट अलाउड। अरे श्योर? कंफ्यूजन है, ब्रेक के बाद मिटाते हैं। ठीक है, चलिए हैव अ ब्रेक, ब्रेक के बाद इस पे चर्चा करेंगे।